नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक सम्मान इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ कोलकाता से बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल कोलखान जुड़े हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रफुल्ल सर, क्या लगता है आपको इस वक्त काकरोच काकरोच ऐसी चर्चा बटोर रहा है जिसने सभी को कहीं ना कहीं अचंभे में डाल दिया। हालांकि जब सीजीआई ने जब ये काकरोच शब्द का उपयोग किया था, हालांकि उन्होंने उसके बाद में अपना बताया कि किस परिप्रेक्ष्य से, किस संदर्भ में उन्होंने इसका अपना उल्लेख किया था, लेकिन इसने तमाम चर्चा बटोरी। उसके बाद एक काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया पे एक पेज डेवलप हुआ और उसे 4-5 दिन के अंदर ही ऐसा कुछ मुख्य विमर्श में वह आ गया जिसने पूरी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। ऐसा क्या हुआ? काकरोच जनता पार्टी का एक पेज बनने से सोशल मीडिया पर इसमें करोड़ों लोगों ने उसे फॉलो करा और एक ऐसा कुछ ना कुछ राजनीतिक विमर्श में एक बड़ा बदलाव सा देखने को मिल रहा है। तमाम दो पक्ष दिखाई देते हैं इस पूरे विषय को लेकर। एक पक्ष कहीं ना कहीं उसका समर्थन कर रहा है उस पेज का, एक जो पक्ष है वह उस पूरे उसके साजिशों को बता रहा है कि साजिश हो सकती है इन सब चीज़ों के पीछे, कहीं ना कहीं एक अराजकता फैलाने की प्रयास कुछ लोगों के द्वारा हो सकता है। तो तमाम बातें अलग अलग तरह से लोग इस बारे में कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस पूरे विषय को किस तरह से आप देख पाते हैं, किस तरह से इस पूरे संदर्भ को देख रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, जो बड़ा अनुभव है आपका चीजों को देखने का, आंदोलन को देखने का, क्या लगता है आपको इस पूरे विषय में? नहीं, देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है जिस ढंग से उन्होंने कहा है। देखिए, ये कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, मनुष्य के सहजीवी प्राणी हैं, जिन्हें कोई पालता नहीं है, लेकिन जो प्रकृति की अपनी क्षमताओं के अनुसार जो पलते रहते हैं, उनमें से एक प्राणी कॉकरोच भी है, जो उसे कोई पालता तो है नहीं, लेकिन मनुष्य के जो व्यवस्था होती है, मनुष्य का सहजीवी प्राणी बन के रह गया है। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो मनुष्य के सहजीवी है, लेकिन मनुष्य उन्हें पालता नहीं है, बल्कि उनको हटाने की लगातार कोशिश करते रहता है। जैसे मच्छर है, जैसे कॉकरोच भी एक है। तो उन्होंने उसे उदाहरण दिया। मामला उनके बयान से ये उठा तो जरूर है, लेकिन उन्हीं के बयान तक सीमित नहीं है। दूसरी बात है कि इसने बहुत सारे विमर्श को खोल दिया है, क्योंकि युवाओं को कहा गया है, और ये जो लोग जिनके पास डिग्री सही नहीं थी उनको कहा गया। तो नकली डिग्री का कारखाना कौन चलाता है, नकली सर्टिफिकेट के व्यवसाय कौन लोग चलाते हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए। वे लोग कॉकरोच हैं। लेकिन चलिए, इसे एक विमर्श ये शुरू हुआ, और सीजीआई ने जो कहा सो अपनी जगह कहा। अब उनकी मंशा जो भी रही हो, लेकिन जनता में जिस प्रकार से ये बात लपक ली गई, या जिस प्रकार से एक नया विमर्श, जैसा कि आपने कहा, वो चालू हो गया, वो तो बिल्कुल ही जायज है। विमर्श ये है कि युवा आक्रोश को एक जगह मिलनी शुरू हुई, लेकिन ये है अभी सब ये सब डिजिटल है, और करोड़ों समर्थक हैं, लेकिन ये डिजिटल समर्थक हैं, और ये समर्थक तो आते जाते रहते हैं। एक इसमें कुतूहल भी है और एक आक्रोश भी है, तो सब कुछ का एक व्यंग भी है और एक गंभीर बात भी है। तो सब कुछ को मिला करके इन्होंने नाम भले दिया है काकरोच जनता पार्टी, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। ये तो नाम हो गया, कोई राजनीतिक पार्टी का उदय नहीं हो गया। राजनीतिक पार्टियों का उदय ऐसे नहीं हुआ करता है। तो बहरहाल, लेकिन हाँ, ठीक है, लोगों में एक सुगबुगाहट, एक उत्सुकता, एक खलबली, एक प्रयोगधर्मिता, ये सब कई चीजों का मिक्सचर का ऐसा रूप है। अब रही कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय में, जेनजी से जुड़े हुए हैं। खास करके जब ये हमारा मद्रास में, तमिलनाडु में जो चुनाव हुआ है, चेन्नई में सरकार बनी है, तो उसमें भी लोग जेनजी की भूमिका को देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो बात बहुत दिनों के बाद एक परिवर्तन हुआ है, और जेनजी के साथ होने के कारण, या उस पोस्ट पोल अलायंस में जाने के कारण, कांग्रेस तो 60 साल के बाद वहां के मंत्रिमंडल में है, सरकार में है कांग्रेस। तो तमिलनाडु में मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल, तो ये जेनजी का मामला है। अब इस समय में जिस ढंग से रोजी रोजगार का मामला खत्म हो गया, रोजी रोजगार की बात उठती है, देश एक भयानक आर्थिक संकट में है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये सारा का सारा आर्थिक संकट सिर्फ होर्मुज से नहीं निकला है, सिर्फ खाड़ी युद्ध से नहीं निकला है, उससे भी है। ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं, उससे भी असर है, और बड़ा असर है। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वो लगातार इस बात की तरफ बढ़ रही थी, और संकेतक इस ढंग से काम कर रहे थे। आज तो सुजीत भल्ला जी का भी लेख छपा है, जो हम लोग पहले कहते रहे कि बंगाल के चुनाव के संदर्भ में मैंने कहा था, लेकिन
बात वही थी कि राजनीतिक रूप से चुनाव जीतना और देश हारना अलग बात है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाजपा तो शासन चुनाव जीत रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था हार रही है। तो अभी अगर अर्थव्यवस्था हार रही है तो इसका मतलब है कि चुनाव जीतने का जो पर्पस है, राजनीतिक व्यवस्था होने का जो पर्पस है, वो डिफीट हो रहा है। और अर्थव्यवस्था को हारने का मतलब क्या है? क्या अर्थव्यवस्था में हार का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, इसके कई चरण हैं अर्थव्यवस्था के भी, कम समय में जो कहें। एक ऊपरी लेवल के लोग हैं, 6% 10% जो लोग हैं, वो तो उनको किसी भी संकट का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। गैस कितना ही महंगा हो जाए, पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाए, खाने पीने का सामान कितना ही महंगा हो जाए, तो उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा बिल्कुल निचले जमीनी स्तर पर असर पड़ेगा, और हम लोगों पर असर पड़ेगा जो इसके हैं, और मध्यम जो कंज्यूमर क्लास है उस पर असर पड़ेगा, जो रोज खट के खाने वाले लोग हैं उनका असर पड़ेगा, और मंदी तो आएगी ही आएगी। तो मंदी का जो लक्षण होता है, वो आर्थिक मंदी का लक्षण तो यही होता है निश्चित रूप से कि उस पर खरीदार कम होते हैं। माल तो होता है बाजार में, लेकिन लोग खरीदते नहीं है। क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि कोई कंज्यूमर पैटर्न पर कोई डिफरेंस आता है नहीं, बल्कि क्रय क्षमता पर, जो कंज्यूमर कैपेसिटी पर असर पड़ता है। तो बाजार में सामान रहते हुए भी लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं। लोगों के पास फ्री, जिसको बोलते हैं डिस्पोजेबल मनी, ऐसा रुपया लोगों के पास कम होता है, इसको डिस्पोजेबल मनी बोलते हैं। हाँ, चलते चलते 10 रुपया खर्चा हो गया, हाँ जी कोई बात नहीं है, कभी गुपचुप खा लिया, मैंने फुचके खा लिया, कभी कुछ 100-200 रुपया खर्चा कर दिया बाजार में, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो वो श्रिंक कर जाएगा वो मार्जिन, जबकि 90% से ज्यादा पैसा पहले से ही एक खास वर्ग के लोगों को फूड कलेक्शन पर ही खर्चा करना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रोजगार, आमदनी एक दो तरफ से, एक तरफ तो हमारा वेज वहीं स्थिर है, तो जो लोग रोजगार में है भी वो महंगाई की मार से मर रहे हैं, क्योंकि वेज तो 50 रुपया स्थिर है, लेकिन 50 रुपया में जो सामान आता है वो लगातार घट रहा है। तो एक तो ये इन्फ्लेशन अब बैंकों में मिल नहीं रहा है, एक तो इन्फ्लेशन, और दूसरा स्टैगफ्लेशन और श्रिंक इन्फ्लेशन, कि 10 रुपया में जो सामान पहले मिलता था वो अब 10 ही रुपया देना पड़ता है, लेकिन उसमें उसकी मात्रा कम हो गई है। तो तरह तरह की समस्याएं हैं, और यही जब मंदी से घिरे हुए जब लोग होते हैं, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी जाती है, तो क्या करेंगे? वो चीजों को खरीदना उनका कम हो जाता है, और खरीदना यह चक्र बन जाता है, वो खरीदना कम हो जाता है, तो बाजार में खपत कम हो जाता है। तो जो उत्पादक कंपनियां हैं वो अपना कॉस्ट मैनेज करने लगती हैं, तो अपनी कॉस्ट इफेक्टिविटी को जब वो बैलेंस करती हैं, एनालाइज करती हैं, तो उसको कम करने की कोशिश करती हैं। तो सबसे पहले तो यही होता है कि जो इजीली डिस्पोजेबल है, आदमी को, मजदूर को, काम करने वालों को वहां से अलग कर दो। तो जिसके पास 10 मजदूर का काम था, वो 5 मजदूर से अपना काम चला रहा है, क्योंकि उसी से उसका प्रोडक्शन होगा। बाकी 5 मजदूर बेकार हो गए। वो 5 मजदूर जो बेकार हो गया, वो बाजार में जाएगा नहीं कुछ खरीदने के लिए, तो एफएमसीजी का संकट है। दूसरी बात यह है कि जो ग्रामीण स्ट्रक्चर है हमारा, जो बेस मार्केट है, जो ग्रामीण अर्थनीति है, गांव में सिर्फ खेती हल बैल नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी चीजें होती है। तो जो रूरल इकोनॉमी, जब हम एमएसएमई की बात बोलते हैं, तो एमएसएमई का कैरेक्टर महानगरीय नहीं है, एमएसएमई का कैरेक्टर कस्बाई है। और जो रूरल हमारा जो ग्राम कुटीर उद्योग था, उसकी घनघोर ढंग से उपेक्षा हुई है। तो इकोनॉमिक्स के हमारे यहाँ डिफरेंट लेयर्स हैं, उन लेयर्स पर सिर्फ हमने कोशिश तो की थी एमएसएमई का और दूसरी तरह की चीजों का कि हम उसको बना करके रखें, लेकिन उस लेयर को ठीक ढंग से उसकी नर्सिंग नहीं हुई। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि बड़े महानगर में बना हुआ, आज भी कई जगह कहा, बड़े नगर में बना हुआ किसी खास कंपनी का प्रोडक्ट हो, बिस्कुट हो, चिप्स हो, ये तो गांव गांव तक पहुंच जाता है। लेकिन किसी गांव में बना हुआ अचार, मेरे गांव में किसी अच्छे कारीगर के, हुनरमंद लोगों के हाथ का बना हुआ अचार अपने गांव के बाहर ही कदम नहीं रख पाता है, क्या गांव में ही उसका कोई खरीदार नहीं होता है? तो गांव में कोई नहीं लेते। यानी कि हुनर, जो ग्रामीण हुनर है, आप क्या करते हैं, हुनर को जो एक टूल के रूप में, हुनर एक कैपिटल है। अरे यहाँ दिक्कत ये हो गई कि हमने सिर्फ वित्तीय कैपिटल को कैपिटल समझा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अधिकतर बात करते। तो जो वित्तीय कैपिटल ही कैपिटल नहीं है, कैपिटल है आपका नेचुरल कैपिटल भी है, सोशल कैपिटल भी है, और जो हुनर है हमारा, यह भी एक कैपिटल है।
तो वो तो बेकार चला गया ना, उसको तो आप वहां पर उसका काम नहीं होता, क्योंकि उसका लिंकेजेस नहीं है, कोई भी निर्योग्य हो गया। आपको हवाई जहाज उड़ाना आता है, लेकिन आपके पास अगर हवाई जहाज ही नहीं है तो क्या उड़ाएंगे, साइकिल को तो उड़ा नहीं सकते हैं। आप देखिए ना, आप कितने अच्छे एंकर हैं, अगर नेट खराब हो जाए आपका या ये सिस्टम काम न करे तो आप कुछ कर पाएंगे, आप अच्छे वक्त नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि हमारी योग्यताएं आश्रित योग्यताएं, किसी की निजी व्यक्तिगत योग्यताएं नहीं है, वो डिपेंडेबल योग्यताएं हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं तब जा करके उनका एक प्रोडक्ट आता है। इस जुड़ाव का जो हमारे यहाँ राजनीति और व्यवसाय इस ढंग से जुड़ गया है, तो इस पर दिक्कत है। हम क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की लोग बात बोलते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, तो इसलिए चाहिए कि कंसिस्टेंट पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो। तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी क्यों चाहिए, क्योंकि मुंह देख करके कानून या नीति न बदल दिया जाए। हमारे यहाँ तो इस बार आपको ये नीति अगर सूट कर रहा है तो वो नीति रखते हैं, अगली बार अगर आपको ये नहीं सूट करेगा तो नीति बदल देंगे। तो पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी अगर पॉलिसी कंसिस्टेंसी को नहीं प्रोवाइड करती है तो बेकार है, तो धोखा है। असल में चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि जो गवर्नेंस, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि गवर्नेंस की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। एक पार्टी की सरकार चली गई, दूसरी पार्टी की सरकार चली आई, लेकिन दुनिया की नजर में घरेलू स्तर पर वह भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी हो, वो भारत सरकार है, वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती है, वो फिर भारत सरकार है। तो उसकी जो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। वो इसलिए जरूरी है कि गवर्नेंस एंड सर्विस में जो द्वंद्व होता है, कि गवर्नेंस को सर्विस का बाधक नहीं होना चाहिए। गवर्नेंस यानी कि शासन को सेवा, शासन के रुख के हिसाब से सेवा को नहीं बदलना चाहिए। सेवा का प्रोवाइडिंग जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, उनका रुख नहीं बदलना चाहिए। इसलिए जैसे इनको न्यूट्रल रहना चाहिए। जैसे हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, नेट न्यूट्रलिटी जो है, नेट को इससे कोई मतलब नहीं है, और हमारा जो कनेक्टिविटी जो है उसको इससे कोई मतलब नहीं। कनेक्टिविटी दे दिया, उसके बाद उस सिस्टम में वो आ गया, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम का अपनी जो है न्यूट्रलिटी इन सोसाइटी इन द गवर्नेंस रहनी चाहिए, यही कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस है। तो कुल मिलाकर के युवा जो चाहता है, इसमें रोजगार चाहता है। समस्या जो है मुनाफा केंद्रित है, मुनाफा के लिए श्रम को मारा जा रहा है, तो यही एक समस्या है इसकी, और उसकी अभिव्यक्ति वहां हो रही है। इससे लिंक्ड बहुत सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक कैपिटलिज्म, नेपोटिज्म और भी बहुत सारी चीजें जो जीएनजी का अंश होता है वो है उसमें। और ये लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। अभी जो सेगमेंट है हमारा, जो पुरानी शैली है, उसमें जो डेमोक्रेसी चुनाव के माध्यम से जो लोग जीत के आते हैं, तो चुनाव की जीत उन्हें निश्चित रूप से एक दायित्व देती है, एक कार्यभार देती है, न कि स्वामित्व। लेकिन हमारे नेता लोग ये समझते हैं कि हम जब जीत के आए हैं इसका मतलब हमको स्वामित्व मिला है, ऑनरशिप मिला है, और ऑनर की तरह वो ट्रीट करने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको सिर्फ सेवा का भाव दिया जाता है। तो लेकिन ये सब चीजें हैं, विकसित हो गई हैं। तो आज की जो जरूरत है, जो हमारा व्यवसाय और राजनीति का जो एक नेक्सस तैयार हो गया है, जिसके भीतर से क्रॉनिक कैपिटलिज्म आता है, जो एक उसकी कपलिंग हो गई है, उसको डीकपल करने की जरूरत है, उसकी डीकपलिंग की जरूरत है। यानी कि राजनीतिक क्रिया, चुनावी क्रिया, राजनीतिक कारोबार और इकोनॉमिक कारोबार में जो एक कपलिंग हो गई है, जो अंततः कन्वर्ट हो जाती है पावर डीप स्टेट को प्रोडक्ट देती है, डीप स्टेट को जगह दे देती है, और उनके कपलिंग को आप साठगांठ कहें, गठबंधन कहें, जोड़ी कहें, जोड़ीदार कहें, जो भी कहें, लेकिन ये मिलकर के अंग्रेजी का शब्द है, एक कपल कर लेते हैं। तो उसको डीकपल करने की जरूरत होती है, जो इस सरकार में नहीं हुआ। इसने लगातार डीकपलिंग को प्रश्रय दिया। राहुल गांधी जब इस बात की बात करते हैं तो डीकपलिंग की बात भी अपने तरीके से करते हैं, और तब वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म और इसको करते हैं। और इसका जवाब निश्चित रूप से है कि अगर जो समाज में जो भी है, जो आप फायदा और घाटा हर किसी का होना चाहिए। फायदा सारा एक कंपनी का हो और घाटा पूरी पब्लिक उठाए, ये तो चलने वाला नहीं है। ये उस समय में लोग कहा करते थे, खास करके वामपंथी लोग, कि नई नीति का मतलब यह है कि नेशनलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड नेशनलाइजेशन ऑफ लायबिलिटीज। तो जो खर्चा है पूरा राष्ट्र उठाया, अब नफा आप उठाएं, तो ये स्थिति तो नहीं चल सकती है। ये हमारे सिस्टम में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि कॉकरोच वाली से और प्रकट होती है। जी ठीक बात है। अच्छा, जिस तरह से जितनी स्पीड में
फॉलोवर्स बढ़े हैं, मतलब सोशल मीडिया, ठीक है कि सोशल मीडिया बड़ा मंच है, इसमें दुनिया को आकर्षित कर रहा है, दुनिया का जो युवा है, मतलब हर वर्ग का व्यक्ति सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखाई देता है। लेकिन किसी भी हमने कितनी, चाहे लोकप्रिय व्यक्ति रहा हो, कितना बड़ा स्टार रहा हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से आता हो, इतनी तेजी से किसी के फॉलोवर हमने बढ़ते नहीं देखे। लेकिन जितना तेजी से इस पूरे देखें, पूरा जो कांग्रेस जनता पार्टी का जब जो पेज बना, इतनी तेज गति से उस पर फॉलोवर्स बढ़े, उसने राजनीतिक जो वर्ग है उसको एकदम चौकन्ना सा कर दिया। तो तमाम ऐसी चीजें निकल के आई हैं। आखिरकार इतना चौकन्ना राजनीतिक वर्ग क्यों हो गया एकदम से? क्या जो उसकी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी, जो उसने उसमें अपनी बातें रखी उस मंच के माध्यम से, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या उससे राजनीतिक जो जमात है क्या वह ऐसे हो गई? क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें तो देखिए राजनीतिक वर्ग जो हो गया है, इसमें तो सिर्फ जो शासन में लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको लेकर के उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। हो सकता है कल भारतीय जनता पार्टी इस ताकत का इस्तेमाल कांग्रेस के विरुद्ध न कर दे, यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इसका हिमुख घुमा करके कांग्रेस की तरफ कर दिया जाए। कुछ लोग अन्ना आंदोलन से इसकी तुलना करते हैं, मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अन्ना आंदोलन का कंसेप्ट दूसरा था, वो बना था दूसरे तरीके से। दूसरी बात है कि उसमें जो सोशल जस्टिस का मुद्दा जो था, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा अन्ना आंदोलन में, वो गायब था सिरे से। वो सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो लोग बात कर रहे थे और भ्रष्टाचार के हटाने के लिए। अब देखेंगे कि उसमें मैं इसकी लोकपाल की बड़ी चर्चा होती थी, लेकिन श्रम आयुक्तों की भूमिका की क्यों चर्चा नहीं होती थी? किसी ने तो नहीं बताया कि लोगों को कैसे रोजगार मिलने चाहिए, मिले। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कभी नहीं आपने सुनी होगी। तो उसका, लेकिन यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट की बात बार बार उठ रही है, बार बार एम्प्लॉयमेंट की बात उठ रही है और रोजी रोजगार की बात उठ रही है। अन्ना आंदोलन में सिर्फ करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, तो वो तो स्टेट के खिलाफ स्टेट था, स्टेट के खिलाफ रियलिटी थी। अन्ना उसी में थे। युवाओं के लिए उस पर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था और ना उसकी कोई मांग थी। फिर वो एक अर्बन, वो सिर्फ एक अर्बन इफेक्ट था। लेकिन अन्ना आंदोलन जमीन पर था, इसलिए बड़ा दिखता है। ये आंदोलन जो है 1 करोड़ या 2 करोड़ आदमी अगर उससे जुड़े हुए हैं या और जुड़ेंगे, तो ये इनका डिजिटल अपीयरेंस तो दिखता है। लेकिन हम लोग जैसे पश्चिम बंगाल में रहते हैं, साल में 2 बार हम लोगों को 2-3 बार तो तूफानों से परिचय होता ही है, समुद्री तूफानों से। किसी बार बहुत ताकतवर होता है तो उसके असर बहुत दीर्घकालिक होते हैं, पूरी मीडिया में आता है, किसी बार नहीं होता है उतना। तो हम लोग अक्सर इस बात को जानते हैं कि यहाँ का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है लगातार बताते रहता है कि निम्न दबाव का कितने दबाव का क्षेत्र बना है, निम्न कितना बड़ा निम्न दबाव है। तो वो निम्न दबाव की ताकत और उसका असर तो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका लैंडफॉल कहाँ होता है, कहाँ वो जमीन से टकराता है और फिर उसके बाद उसकी क्या दिशा बनती है, इससे होता है। तो अभी ये जो मामला है आपका कॉकरोच जनता पार्टी का, ये अभी हवा में है। अभी ये सब निम्न दबाव तो इसने बना लिया, अब निम्न दबाव बना लिया, इसका इसमें पावर संग्रहित हो गया, लेकिन इसमें अभी डायरेक्शंस दिख तो रहे हैं, लेकिन अभी वो सिर्फ संभावनाओं के स्तर पर है। इसका जब लैंडफॉल होगा, ये जब जमीन पर ये चीजें उतरेंगी, जब समाज में आंदोलन शुरू होगा, तब पता चलेगा इसका वास्तविक स्वरूप और इसकी वास्तविक ताकत क्या है। तो अभी तो जमीन पर उतरने की कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। इतने दिन में उसे उतर जाना चाहिए था, लेकिन 2-4 दिन और अपेक्षा करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि अगर जमीन पर उतरता है तो क्या रुख लेता है और राजनीतिक पार्टियां किस रूप से इनको लेती हैं। मैंने कल भी कहा था कि बरसात की तरह ये शक्ति तो संगठित हो गई है, लेकिन बादल बरसता है तो बादल अपना बाल्टी लेके खुद नहीं आता है। तो ये युवा शक्ति जो बरस रही है, इसके पास बाल्टी नहीं है। बाल्टी आपके पास है, आप अपनी अपनी बाल्टी, ये राजनीतिक पार्टी इसका कैसे क्या फायदा उठाते हैं ये उन पर है। जिनके पास बाल्टी नहीं है, वाटर हार्वेस्ट जो नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी का शब्द है पानी का जुगाड़ कर लेना, वाटर हार्वेस्टिंग जो नहीं कर सकते हैं, अपनी बात खुद जाने। लेकिन अभी हाँ है, बड़ा दिलचस्प है और अभी इस पर नजर रखे जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक बात है, दिलचस्प तो है इसमें और लगातार इस पर नजर रखने की आवश्यकता। अच्छा, देखें, अगर देश की राजनीति को देखें, आपने विभिन्न कालखंड देखे राजनीति के, विभिन्न आंदोलन भी आपने देखे और बड़े बड़े आंदोलन भी आपने देखे हैं। चाहे जेपी की आंदोलन की बात करें या उसके बाद हम देखें क्या मतलब बहुत चंद्रशेखर की यात्रा रही हो, पूर्व प्रधानमंत्री की, वर्तमान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही है, उससे पहले से अन्ना आंदोलन का भी जिक्र किया।
बाबा रामदेव वाला आंदोलन भी सबने देखा है कि किस तरह से उन्होंने काले धन को लेकर बात करी है, अन्ना आंदोलन की बात करी। ऐसे में जनता क्या विकल्प तलाशती है? जो सत्ता प्रतिष्ठान से जिसकी जो असहमति होती है, उसको कोई मंच तलाशती है कि कहाँ पे वह एकजुट होकर अपनी जो नाराजगी उसको व्यक्त कर सके। ऐसे इसलिए आंदोलन सफल होते हैं। और क्या इस बीच में उन्हें जो सोशल मीडिया पे जो पेज तैयार हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का, क्या वहाँ भी जो असहमत लोग हैं सत्ता प्रतिष्ठान से, जो उनकी नीतियों से सहमत नहीं है, क्या उन्हें वैकल्पिक एक मंच दिखाई दिया जहाँ पे इतनी सारी बड़ी संख्या में फॉलोवर्स एकदम बन गए उस पार्टी के? क्या केवल मतलब जो असहमतियां हैं वो कोई ऐसा मंच तलाश रही है जहाँ पे उसे कुछ ईमानदारी दिखती हो, या उसे लगता है कि मतलब जो अभी उसका चेक ना किया गया कि वो कितना ईमानदार उतरेगा अपने बातों पर? जैसे अन्ना आंदोलन में देखा कि मतलब पहली बार अरविंद केजरीवाल पूरा टीम उनकी उन आंदोलन को लेकर आई थी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग विषय है। तो क्या वो भी वर्तमान चैप्टर भी ऐसा दिखाई देता है? नहीं नहीं, देखिए अब अरविंद केजरीवाल के अन्ना आंदोलन तो शुरू से ही राजनीतिक मिजाज का था। उसमें बहुत पहले ही मैंने एक लेख लिखा था, नागरिक जमात का रास्ता, और उसमें मैंने अपनी आशंकाएं व्यक्त की थी जो बाद में आकर के सच हुई। बहुत सारे लोग उनके समर्थन में थे। तो लेख जनसत्ता में छपा था, नागरिक जमात का रास्ता, आर्काइव में होगा तो कोई भी देख सकता है। लेकिन वो बहुत पहले की बात है, अन्ना आंदोलन कब हुआ, उस समय में आर्काइव में रखने की भी क्या इंतजाम हुआ होगा नहीं हुआ होगा तो जनसत्ता जाने। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि दोनों के कैरेक्टर में अंतर है, और कैरेक्टर में अन्ना आंदोलन राजनीतिक स्वरूप ले लिया या उसको राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल दिया गया। क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है कि राजनीतिक आंदोलन सत्ता परिवर्तन की तरफ चली जाती है, यानी कि सरकार को बदल दो, और किसी सरकार के स्टैब्लिश सत्ता के खिलाफ हुआ करती है। यह जो मामला उठा है किसी सत्ता के खिलाफ नहीं है। सत्ता खुद उसमें अपनी खिलाफत की जगह खोजती फिर रही है। ये परिस्थितियों के खिलाफ है। जो हमारे सामने जो परिस्थिति पैदा हो गई है उसके खिलाफ ये बात बनती है। ये अलग बात है कि इन परिस्थितियों को पैदा करने में उनकी जबरदस्त भूमिका है, इसीलिए उनको लगता है कि उनके खिलाफ है। जैसे किसी नामी आदमी का कोई छोटा लठैत जो है उसको कोई पीट दे तो इससे उस नामी आदमी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन उसके लठैत का पीटा जाना उसके वर्चस्व उसकी क्षमता को चुनौती लगता है, तो वो अपने लठैत को बचाने जाता है, या जो उसको पीटा होता है उसके खिलाफ जो कुछ भी करता है वो इसलिए नहीं करता है कि लठैत उसके उस आदमी से उसको बहुत प्यार है जिसको किसी ने पीट दिया, बल्कि इसलिए करता है ताकि उसका अपना वर्चस्व, उसका अपना कलाम बाकी रहे, क्या उसको बोलते हैं, धाक बनी रहे, उसका अपना वर्चस्व कायम रहे। तो ये ऐसी बात है। इसलिए इस आंदोलन में, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन अगर था, वो भी थोड़ा टेढ़ा था। करप्शन कहाँ होता है? करप्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। प्राइवेट में कितने आजकल आपने सुना है कि प्राइवेट में कोई करप्शन हुआ है? क्यों वहां क्यों करप्शन नहीं होता भाई? क्या वहां पर करप्शन नहीं होता होगा? जरूर होता है, मैं जानता हूँ होता है, लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट करप्शन की अधिक चर्चा होती है और स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो कमेटी था, वो करप्शन का अगर आप खिलाफ कर रहे थे तो किस में होता है? गवर्नमेंट में होता है। गवर्नमेंट के किस में होता है? तो गवर्नमेंट के शीर्ष लेवल पर, नहीं ऑफिस लेवल पर। जब सरकार आई थी तो इसने क्या किया? इसने ऑफिसों को सुधारने की कोशिश की, सिटीजन चार्टर की बात की। आज किसी को सिटीजन चार्टर की याद नहीं है। यह भी कहा कि आपको कोई सेवा अगर जल्दी चाहिए तो आप 100 रुपया ज्यादा दे करके जल्दी ले लीजिए। आप कहिए हमको आज ही कल ही सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए आप 500 रुपया दे दीजिए। यानी कि घूस को संस्थानीकरण किया गया। जो घूस का जो इनफॉर्मल सोर्स आउटफ्लो इनफ्लो था, उसको भी सिस्टम में लाने की कोशिश की गई। कोई दलाल पैसा लेकर के आपको 5 दिन का काम 1 दिन में करवा देता है, आप सिस्टम को भी पैसा दे दीजिए, सिस्टम ही आपको करके दे देगा। और जो चार्टर था, सिटीजन चार्टर था, आजकल कोई उसकी चर्चा करता है, पूछता है कि क्या भला है? नए जनजी वालों को तो पता भी नहीं होगा ये सिटीजन चार्टर क्या होता है या क्या भला थी, और किस प्रकार से उसको लिया गया। एडवांस सर्विसेज के लिए क्या किया गया? कोई सर्टिफिकेट, कोई लाइसेंस हमको चाहिए तुरंत, तो उसकी क्या व्यवस्था है? सब व्यवस्था खत्म हो गई। फिर इस तरह से
घूस चलने लगा, फिर उसी तरह से चीजें चल रही हैं। तो अब सिस्टम के खिलाफ होकर के फिर सिस्टम में जब शामिल हो जाते हैं तो आप सिस्टम को दूहने लगते हैं। अब भाई बकरी को मुंह पर इसीलिए मारते हैं, बकरी के मुंह पर इसलिए थप्पड़ चलाते रहते हैं कि बकरी घास बहुत खाती है और थन जो है उसका दूध दूसरा कोई दूह रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपका पोजीशन दूध के पास जाता है तब आप बकरी को पीटते नहीं, तब आप उसको बोलते हैं तुम घास खिलाओ जी, हम दूहेंगे। तो सवाल यह कि जो सिस्टम में दूहने की स्थिति में सिस्टम को जो लोग दूहना शुरू करते हैं तो वो जब दूहने के पोजीशन में बचते हैं तो सिस्टम को जस का तस रखना चाहते हैं, और जो सिस्टम से बाहर होते हैं वो कानून की बात, संविधान की, हमारे तरह की बातें उठती है। लेकिन जनता को क्या चाहिए? राजनीतिक दलों को सत्ता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, सरकार चाहिए। जनता को लोकतंत्र चाहिए, रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, नागरिक अधिकार चाहिए, जीने का स्थिति चाहिए, थोड़ा सा सभ्य और बेहतर जीवन हो, थोड़ा सा सिर उठा के चल सके, थोड़ा सा मुस्कुरा सके, बीमार पड़े तो दवा मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, कोई हमको ठगे नहीं, कोई हमको धोखा नहीं दिया, अन्याय हम पर न ढाए। यही तो जनता चाहती है। जनता चाहती क्या है? इतना सब है। तो ये सब चाहने के लिए और ये सब न मिलने का विरोध है इस आंदोलन। ये सरकार बदल देने या सरकार में जाने का, इसलिए ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये युवा आंदोलन है। अभी तक इसका पॉलिटिकल कन्वर्सन नहीं हुआ। अभी तक तो यही है कि हम कुछ सहूलियतें चाहते हैं। जैसे कांग्रेस का भी आंदोलन शुरुआती दिनों में राजनीतिक आंदोलन नहीं था, एक नागरिक सिविल मूवमेंट की तरह था। तो गांधी जी जब आया उसके बाद वो एक राजनीतिक आंदोलन बदल गया। तब ये बात भी कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का हमको अधिकार है। हालांकि तिलक जी ने तभी कह दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि अपने बारे में हम अपने फैसला करेंगे हमको क्या करना है। तो हम जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है, तब से लेकर अभी तक हमारा सेल्फ कई भाग में बटा है, इसलिए इतने सारे द्वंद्व भी उठते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ शुरू होंगी। लेकिन भल्ला साहब का लेख अच्छा है, उस पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, लास्ट में आते हैं, कार्यक्रम अंत में आते हैं। हम जैन जी की बात करें, जिस युवा पीढ़ी को जैन जी कहा जाता है उसका वोट और समर्थन तो चाहिए, लेकिन अगर वो एकजुट होकर किसी मंच पर अपना संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, अपनी उसको समूह को प्रदर्शित कर रहा है एक संख्या के माध्यम से, उससे इतनी बेचैनी क्यों हो गई? क्या लगता है? नहीं, बेचैनी इसलिए लग रही है कि पॉलिटिक्स को जो लोग कैरियर बना करके चल रहे हैं उनको लगता है कि अचानक एक फोर्स आ जाएगा जो उनको डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए उन दलों के लोगों की बेचैनी है और सरकार की भी बेचैनी है। तो युवाओं में अधिक आक्रोश होता है, अधिक सवाल पूछने की क्षमता, लोग सवाल से हो जाते हैं। सामान्यतः युवाओं का स्वागत किया जाना चाहिए। युवाओं के साथ आपका जो डीलिंग है वो डीलिंग मानवीय होना चाहिए, क्योंकि युवाओं से टकरा करके आप व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। और अगर युवा, ये तो प्रकृति का नियम है कि हर अगली जनरेशन के सामने पिछला जनरेशन लाचार हो जाता है। आप सबसे दुनिया में जीत सकते हैं, अपनी संतान से नहीं जीत सकते। और एक बार मोतीलाल नेहरू ने कहा था शायद कि जब वो हार गए थे और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किसी चुनाव को जीत गए थे, तो उसी आनंद भवन में नेहरू जी के से मिलने वालों में खुशी थी और मोतीलाल नेहरू जी से जो मिलने आते थे वो जरा मायूस थे, उनके दोस्त लोग। तो उन्होंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं क्यों मायूस होऊंगा। दुनिया में एकमात्र संतान ही होता है जिससे हारने के बाद आदमी खुश होता है। सारा काम आप किस लिए करते हैं? संतान की सुरक्षा के लिए। तो संतान को हारने से होता है, उसमें भी ये बात है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अगली पीढ़ी हमेशा आपसे अधिक समझदार, आपसे अधिक ताकतवर होती है इन एग्रीगेट फॉर्म। मैं सामग्रिक रूप से कह रहा हूँ, व्यक्ति से नहीं कह रहा हूँ। आप बहुत समझदार हो सकते हैं आपका बच्चा आपके जितना समझदार ना हो, ये व्यक्तिगत बात अलग है। लेकिन मैं इन टोटल जो एवरेजिंग एग्रीगेटिंग प्रोसेस में मैं कह रहा हूँ कि अगली जनरेशन हमेशा सावधान, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। जब सच बोलने का कोई साहस नहीं करता है तब बच्चा ही करता है, तब बच्चा ही कहता है कि राजा तुम नंगा हो। मालूम ना, राजा को एक जादूगर आया था ऐसा वस्त्र वितरित करने के लिए इसको कोई देख नहीं सकता, उसको पहना दिया, बोला कि अरे तो बोले कि अरे दिखता नहीं है। बोला हुजूर दिखता नहीं है तो इसलिए तो इसका इतना दाम है, ये वस्त्र किसी को दिखता नहीं है। सभी
जो उनके दरबारी लोग थे उन्होंने बोला वाह वाह क्या बात है राजा, तो पूरा तैयार है, चल। तो गए बाजार घूमने, तो सब जय जय कर रहा था। तो एक बच्चे ने कह दिया, नाटक है बहुत पुराना, तो एक बच्चे ने कह दिया असल में राजा तुम नंगे हो। तब राजा को ख्याल आया कि वो वस्त्र जो किसी को दिखता नहीं है वह आदमी को नंगा कर देता है। तो कभी कभी ऐसे जादू के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये युवा लोग यही कह रहे हैं कि असल में तुम नंगे हो, तुम चाहे जो करो। तो ये एक भयानक, मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन एक भयानक स्थिति है कि देश में इतनी सारी सावधानियां, इतनी सारी बातें कर रहे हैं। आप विदेश में, आपके ठीक है विदेश जाना आपका काम था, आप गए, अच्छा किए नहीं किए, लेकिन वहां से जो ऑप्टिक्स आ रहे हैं वो किसी परेशान देश के प्रतिनिधि का नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उससे उसका कोई लगाव नहीं। चलिए ठीक है, फिर बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी बातें आपने कही हैं और जिस तरह से पूरा विश्लेषण किया निश्चित रूप से मतलब बहुत ही सार्थक है और मुझे विश्वास भी है हमारे दर्शकों को चर्चा पसंद भी आएगी। और मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समान इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, ऐसे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।